Now, what are function basically? Function is always called as group of statements. कि कुछ statements का हम एक ग्रुप बनाए, हमने अब तक बनाया भी है. हम अपने प्रोग्राम्स में हर प्रोग्राम में एटलीस्ट एक फंक्शन बनाते ही हैं. स्टार्टिंग का पहला प्रोग्राम था मेन, तो हमारे प्रोग्राम में और कुछ हो या ना हो एटलीस्ट मेन होता है. और मेन भी क्या था? एक फंक्शन था, विच इज ऑलवेज कॉल्ड एज ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स. और इस ग्रुप में हमने क्या रखा था? अपना प्रोग्राम रखा. सो बेसिकली हम ये कह रहे हैं व्हाट इज फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट. क्यों बनाया ग्रुप? क्योंकि एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए. जैसे मेन हमने ग्रुप बनाया क्योंकि हमारा टास्क, हमारा प्रोग्राम था जिसे मुझे एग्जीक्यूट करवाना था. सो कुछ भी हो सकता है, कोई भी टास्क एग्जीक्यूट हो सकता है. अभी तो हमारा प्रोग्राम छोटे थे, हम उन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए अपने पास क्या बनाया? एक मेन फंक्शन बनाया. जब प्रोग्राम्स बड़े हो जाएंगे तो सारा प्रोग्राम एक साथ मेन में लिखने की बजाय हम उन्हें अलग अलग छोटे छोटे क्या मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं. सो बेसिकली हम ये कहते हैं कि अपना आपका प्रोग्राम अगर बहुत बड़ा जा रहा है तो सारा एक साथ लिखने की बजाय छोटे छोटे क्या बनाओ? फंक्शंस, मॉड्यूल्स बनाओ और उनको फिर अपने प्रोग्राम में क्या कॉल करो, वो बेटर रहेगा. अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखो. इस प्रोग्राम में मैंने आर स्टेटमेंट 1 और आर स्टेटमेंट 2, ये दो स्टेटमेंट्स मेरी प्रोग्राम में अलग अलग जगह पर ये रिपीट हो रही है. मतलब आर स्टेटमेंट 1, आर स्टेटमेंट 2, ये दो स्टेटमेंट जो एक साथ लिखी हुई है. मैंने पहले एक बार लिखा उन्हें इधर यहां डिफाइन किया, और उसके बाद कुछ और स्टेटमेंट्स थी, फिर मैंने उन दो स्टेटमेंट्स को दोबारा रिपीट किया. फिर कुछ और स्टेटमेंट्स थी, फिर मैंने उन दो स्टेटमेंट्स को दोबारा रिपीट किया. तो प्रॉब्लम कहां पर आती है? इस कोड में हमें दो स्टेटमेंट बार बार रिपीट करनी पड़ी है, आर स्टेटमेंट 1 और आर स्टेटमेंट 2. रिपीट करने में हमने जो टाइप किया है इसमें हमें नुकसान क्या है? पहला, मेरा कोड बार बार रिपीट हुआ. कोड रिपीट होने से क्या होगा? एक स्टेटमेंट में सपोज करो इन दो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट में 20 ही कैरेक्टर लिखे थे. 20 कैरेक्टर हमारी हार्ड डिस्क में भी 20 बाइट स्पेस ऑक्युपाई करेंगे. यानी ये 3 बार ही रिपीट किया गया, तो यानी ये मेरा डिस्क स्पेस भी क्या हो गया? 3 टाइम्स हो गया. कि अगर 20 बाइट का मैंने एक बारी में लिया तो 20 मैंने नेक्स्ट में लिया और 20 मैंने नेक्स्ट में लिया, तो मेरा प्रोग्राम भी 3 टाइम्स का क्या होगा? स्पेस ऑक्युपाई करेगा. अब पहला था कि कोड रिपीट होने से आपका डिस्क स्पेस बढ़ रहा है. और दूसरी केस में अगर कभी गलती से मुझे स्टेटमेंट 1 में कहीं कुछ चेंज करना है तो मुझे हर उस जगह पर चेंज करना पड़ेगा जहां जहां पर मैंने स्टेटमेंट 1 लिखी है. तो मुझे चेंजेस हर लोकेशन पे जाके करने पड़ेंगे. और मुझे पता भी होना चाहिए कि कोई लोकेशन मिस तो नहीं होगी, ये 3 ही लोकेशंस पे स्टेटमेंट रिपीट हो रही है या कहीं और भी हो रही है. मुझे पता होना चाहिए, तभी मैं उन लोकेशंस पे जाके अपने स्टेटमेंट 1 में जो चेंज लाया हूं मैं वो ला सकता. और तीसरा, अब तीनों स्टेटमेंट अलग अलग लिखी हुई है, अलग अलग स्टेटमेंट ही मानी जाएगी, तो प्रोग्राम इन स्टेटमेंट्स को अलग अलग क्या देगा? मेमोरी स्पेस देगा. क्योंकि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो हर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने के लिए कुछ स्पेस देता है. तो इसका मतलब है ये 3 बारी मेरे से क्या है? मेमोरी स्पेस मांग रहा हूं, एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस भी चाहिए. अब इन 3 पॉइंट्स में से पहले 2 पॉइंट इतने बड़े इंपॉर्टेंट नहीं है. जैसे पहला पॉइंट क्या था? कोड बार बार रिपीट हो रहा है और उसकी वजह से डिस्क स्पेस बढ़ रहा है. हम तो कहते हैं हमारी हार्ड डिस्क आजकल 1 TB की है, उसमें से अगर 20 बाइट या कुछ बाइट्स या कुछ किलोबाइट्स भी चले जाए, मेगाबाइट भी चले जाए, तो भी हम कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी तो हार्ड डिस्क का स्पेस बहुत बड़ा है, डजंट मैटर. तो पहला इशू मैं काउंट नहीं करता. सेकंड, वो कहते हैं कि यार एक जगह पर अगर कुछ चेंज किया तो सारी जगह पर ढूंढ के चेंज करना पड़ेगा. हमने कहा ये भी हम मैनेज कर लेंगे. मुझे पता होगा कि मैंने स्टेटमेंट कहाँ कहाँ पर लिखी हुई है, मैं कहीं नोट कर लिया करूंगा हर बार उन स्टेटमेंट को रिपीट करते हुए, ताकि कुछ चेंज करना हो तो मैं वहां जाके क्या चेंज करूं. सेकंड भी प्रॉब्लम नहीं आती. प्रॉब्लम थर्ड वन ही है, मेमोरी स्पेस. हम कहने को अपने कंप्यूटर में 8 GB रैम, 16 GB रैम मेमोरी की बात कर रहे हैं, बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमने कहा मेमोरी स्पेस भी कम पड़ेगा, हम बढ़ा लेंगे. बट प्रॉब्लम कहां पर है? जो लैंग्वेज हमारी C++ है वो एक डॉस बेस्ड एप्लीकेशन है जो 640 किलोबाइट से ऊपर का मेमोरी स्पेस नहीं यूज कर सकता. मतलब 1 MB मेमोरी स्पेस जो नॉर्मली एक कंप्यूटर को चलाने के लिए चाहिए होता है, एक कंप्यूटर को चलाने के लिए कम से कम 1 MB का मेमोरी स्पेस होना चाहिए.
उतने में आपका प्रोग्राम चलेगा। अब चाहे आपका प्रोग्राम 1 MB का हो, मतलब आपके कंप्यूटर की मेमोरी स्पेस 1 MB की हो या 2 GB की हो, प्रोग्राम को तो 640 किलोबाइट का ही मेमोरी एलोकेट होगी। आपका जो भी प्रोग्राम होगा वो विद इन दिस 640 किलोबाइट के एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर वो इससे एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो हमारे लिए दो फैक्टर पॉइंट 1 और 2 इंपॉर्टेंट नहीं थे। इंपॉर्टेंट क्या था? मेमोरी स्पेस, कि हमारे पास कम मेमोरी स्पेस है और मेमोरी स्पेस को बढ़ाने का हमारे पास प्रोविजन नहीं है। तो डिस्क स्पेस बढ़ा सकते हैं, हम रिपीटिशन कर सकते हैं, लेकिन मेमोरी स्पेस का नहीं। इसीलिए हम चाहेंगे कि ऐसी कुछ स्टेटमेंट, जब ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो तो हम उस जगह पर क्या बनाएं? फंक्शंस बनाकर मेमोरी स्पेस क्या करें? सेव करें। हालांकि जब हमने फंक्शंस का कंसेप्ट निकाला, हमने यूज तो किया था कि उसे मेमोरी स्पेस सेव करेंगे, बट उसने हमारे पहले 2 पॉइंट्स के पर्पस भी क्या सॉल्व करी दी। मतलब हमने सॉल्यूशन के अंदर फर्स्ट और 2 पॉइंट्स को भी माइंड में रखा और जो सॉल्यूशन निकाला वो मेमोरी भी सेव कर रहा है और आपके दोनों पॉइंट्स वो भी सेव हो रहे। वो सॉल्यूशन क्या था? हमारा फंक्शन। सो अगर मैं पिछले प्रोग्राम की बात कर रहा हूं तो हम ये कहेंगे कि अब हम एक फंक्शन बनाएंगे। हमने कहा कि एक फंक्शन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है, उस ग्रुप में हम वो स्टेटमेंट राइट कर देंगे। अब जहां भी हमें इन स्टेटमेंट्स की जरूरत है, फंक्शन का सिर्फ नाम लिखकर उसे क्या कॉल करें, नाम लिख रहे हैं। अब ऐसे केस में बटाबस हमने कोड एक ही बार लिखा है, एक फंक्शन के अंदर अपनी सारी स्टेटमेंट डिफाइन कर दी, बाकी जगह पर सिर्फ नाम देके कॉल कर रहे हैं, तो बटाबस कोड रिपीट नहीं हो रहा, क्योंकि कोड एक ही बार कहां रिपीट हुआ? लिखा गया फंक्शन के अंदर। तो आपकी मेमोरी स्पेस, डिस्क स्पेस क्या है? बच गया। और इस केस में अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं स्टेटमेंट 1 2 में, तो आप फंक्शन के अंदर करोगे, हर उस लोकेशन पर जहां पर फंक्शन यूज हो रहा है उसमें ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्टेड आएगी। क्योंकि फंक्शन का मतलब ही क्या है कि जब कोई फंक्शन कॉल होता है ना, तो प्रोग्राम यहां से फंक्शन के ऊपर जंप करता है और उन स्टेटमेंट को चलाएगा। तो हर उस लोकेशन पे जहां फंक्शन कॉल हो रहा है, प्रोग्राम यहीं इस स्टेटमेंट पे जंप कर रहा है, इन्हीं स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा है। तो अगर ये स्टेटमेंट में चेंज हुआ है, मतलब सब जगह के लिए चेंज हो गया। और थर्ड पॉइंट, क्योंकि हमने स्टेटमेंट से एक ही बारी लिखी है, बाकी जगह पर सिर्फ हमने फंक्शन का नाम देकर उसे कॉल किया है, तो ये अब मेमोरी में स्पेस भी कितनी बारी ऑक्यूपाई करेंगी? एक ही बारी ऑक्यूपाई करेंगी। बाकी सभी जगह पर तो एग्जैक्टली उस मेमोरी पे क्या है? जंप करना होगा। तो दैट इज व्हाट कि हमने अपने फंक्शन बना के अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। जहां हमारा कोड रिपीट हो रहा था, हमने वो अप्लाई कर। इवन इन केस मैं कहता हूं कि अगर आपका कोड रिपीट नहीं भी हो रहा, तो भी हम उसे कहां रखेंगे? फंक्शन में रखेंगे, अगर हमारा मॉड्यूल्स बन रहे हैं। सपोज मैं कहता हूं कि आपको प्रोग्राम बनाना है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, अलग अलग एक ही में प्रोग्राम बनाना है। स्विच केस के थ्रू शायद मैं एडिशन कॉल करूं, सब्ट्रैक्शन कॉल करूं या फिर मल्टीप्लिकेशन कॉल करूं। ये तो छोटे लॉजिक। अब मैं चाहूंगा कि आप इसमें क्या करो, एडिशन का एक अलग फंक्शन बनाओ, सब्ट्रैक्शन का एक अलग फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन का अलग फंक्शन, मेन प्रोग्राम में इन्हें कॉल करो। क्या हो गया? इससे बड़ा प्रोग्राम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड हो गया। कल को मैं कहता हूं यार एडिशन काम नहीं कर रहा, तो मुझे सारे डेवलपर्स को बुलाने की जरूरत नहीं है। जिसने एडिशन का फंक्शन लिखा था वो उसको बुलाओ। क्या आपके प्रोग्राम में प्रॉब्लम है? सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपरली हो रही है, वो किसी और ने लिखे हैं, मतलब वो मॉड्यूल प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो मुझे उनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। जिस मॉड्यूल में एग्जैक्टली इश्यू है मैं उसी को मॉडिफाई करूं। मतलब इंस्टेड की ये तीनों कोड अलग अलग मॉड्यूल्स में, फंक्शंस में ना होते, तो सारे के सारे एक मेन प्रोग्राम में होते। तो अगर इसका मतलब मुझे मॉडिफाई करना है, सारा का सारा प्रोग्राम मुझे देखना पड़ेगा। अब मुझे पता है कि प्रोग्राम को 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया था बनाते हुए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। अगर एडिशन नहीं हो रही तो सिर्फ एडिशन के ब्लॉक को क्या मॉडिफाई करो, चेक करो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कोई एक ब्लॉक आप बनाने जा रहे हो, रिपीट नहीं हो रहा, कुछ स्टेटमेंट्स आपकी रिपीट नहीं हो रही, तो भी हम चाहेंगे कि आप उसका क्या बनाओ? फंक्शन बनाओ, सो दैट कि मॉड्युलैरिटी में हो। बट फंक्शन हर जगह पर नहीं बनाएंगे। हम देखेंगे कि फंक्शन अपने आप में एक कंप्लीट मॉड्यूल। अगर मैं एडिशन का प्रोग्राम कह रहा हूं तो एज्यूम कि फंक्शन या तो मुझसे 2 नंबर ले ले या अपने आप ही 2 नंबर लेके पूरा एडिशन प्रिंट करता हूं, तो मुझे कुछ और ना करना पड़े। मतलब मैं एडिशन को कॉल करूं, मेरे बाकी काम वो कर देगा। मैं सब्ट्रैक्शन को कॉल कर रहा हूं, अपने आप वो सारे काम कर देगा। तो एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करता हो, बिकॉज हम ये भी नहीं चाहेंगे कि एक एक स्टेटमेंट के लिए हम क्या बनाएं? एक फंक्शन बनाएं। तो एक मॉड्यूल
एक यूनिट होना चाहिए। एक फंक्शन बना है मतलब ये इस काम के लिए, तो ये सारे काम अपने आप कर लेता है इसका। अब फंक्शन हमारे पास दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक फंक्शन एंड एक्सट्रिंसिक फंक्शन। नाम है सिर्फ ही। इंट्रिंसिक मींस इनबिल्ट फंक्शंस, जो फंक्शंस हमारे पास लैंग्वेज हमारी C++ के अंदर पहले से क्या है डिफाइन, हम उन फंक्शंस का सिर्फ यूज करते हैं, वो बने बनाए पहले से, हम उनका यूज करते हैं। फंक्शन के साथ दो ही काम होंगे, या तो हम फंक्शन बनाएंगे और बनाए हैं तो उन्हें क्या करेंगे यूज करेंगे, या कुछ बहुत सारे फंक्शंस बने बनाए पड़े हैं उनका हम यूज कर रहे हैं। जैसे हमने strlen, strcpy, ये फंक्शंस स्ट्रिंग लाइब्रेरी के अंदर बने बनाए पड़े थे, हमने उनका सिर्फ क्या किया यूज किया, ठीक है ना। तो दीज फंक्शंस आर कॉल्ड व्हाट, इंट्रिंसिक फंक्शन, जो बने हो इनबिल्ट है। जो हम बनाएंगे दे आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक फंक्शन और आल्सो कॉल्ड एज यूडीएफ, यूजर डिफाइंड व्हाट फंक्शन। हम अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जो अपने मॉड्यूल्स यूनिट्स बनाएंगे दे आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक फंक्शन। अब हर फंक्शन चाहे वो बना बनाए या आप बनाओ, हर फंक्शन का एक प्रोटोटाइप होगा, आल्सो कॉल्ड एज सिग्नेचर। प्रोटोटाइप एक फंक्शन मतलब एक मॉड्यूल है, हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे एडिशन का मॉड्यूल है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ऐड करे। ऐड करने का मतलब वो दो नंबर पूछे, उनका एडिशन करे और उसे प्रिंट करे। ऐसे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि सपोज करो मुझे एवरेज निकालना था, तो आपको मैंने ऐड करने के लिए कह दिया। अब मैं चाहता हूं कि आप एडिशन प्रिंट मत करो, मुझे वापस दो, जो रिजल्ट आया मुझे दो, क्योंकि मुझे उसका एवरेज निकालना है और एवरेज को प्रिंट करना है। तो इन दैट केस आई विल से कि मैं फंक्शन से रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे वापस मिलेगा, प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट वाले केस में मैं रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं रिजल्ट क्या है प्रिंट हो जाए। अब एग्जांपल लो, सपोज मैं एक सर्विस इंजीनियर को कंप्लेंट पे भेजता हूं। अब कंप्लेंट दो टाइप की हो सकती है ना, वारंटी की और विदाउट वारंटी। मुझे पता है दो सर्विस इंजीनियर मेरे गए हैं दो अलग अलग कंप्लेंट्स के ऊपर, एक वारंटी की थी और एक नॉन वारंटी की थी। तो मुझे पता है नॉन वारंटी वाली कंप्लेंट से मुझे रिटर्न मिलेगा, मुझे पेमेंट आएगी। वारंटी वाले रिटर्न से मुझे रिटर्न नहीं आएगा, काम होना चाहिए। तो दैट इज व्हाट कि कुछ फंक्शंस का हो सकता है रिटर्न टाइप हो और कुछ का ना भी हो। तो सिग्नेचर में बेसिकली हम क्या काउंट करते हैं, फंक्शन का रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और फंक्शन के आर्गुमेंट्स। अब रिटर्न टाइप आपको क्लियर हो गया कि फंक्शन क्या देगा, हमें रिटर्न टाइप लिखना है कि फंक्शन अगर मुझे दो नंबर का एडिशन रिटर्न कर रहा है, एडिशन एक इंटीजर टाइप वैल्यू है, तो आप मुझे क्या बताओगे इस फंक्शन का रिटर्न टाइप एक इंटीजर। आर्गुमेंट्स, अब दो नंबर के ऐड के प्रोग्राम में एक तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं आपको दो नंबर दूंगा, उनको ऐड कर, और एक मैं आपको कहूंगा कि दो नंबर इनपुट भी खुद ही करवा लेना, उनको ऐड कर लेना। जिस केस में मैं कह रहा हूं कि मैं आपको दो नंबर दूंगा, इसका मतलब आप उस दो नंबर्स को मुझसे रिसीव करोगे, उन्हें हम क्या कहेंगे आर्गुमेंट्स है। कि फंक्शन कुछ आर्गुमेंट लेता है उसी पे काम करता है। अब आर्गुमेंट नहीं दोगे तो फिर तो एरर ही दे देगा। strlen फंक्शन हमसे ब्रैकेट में कैरेक्टर टाइप का एरे मांगता है, हम नहीं देंगे तो फिर वो लेंथ थोड़ी ना निकालेगा, एरर ही देगा कि फंक्शन को एक एरे चाहिए, ठीक है ना। तो एक आर्गुमेंट है strcpy, उसके दो आर्गुमेंट है क्योंकि वो दो आर्गुमेंट मांगता है, टारगेट एंड व्हाट सोर्स। तो आर्गुमेंट्स हो सकता है हो सकता है ना भी। तो जैसे कुछ एग्जांपल मैंने दिया यहाँ पर strcpy, अगर मैं इसका प्रोटोटाइप लिखूं तो क्या होगा, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग कॉपी क्या करता है, सोर्स का डेटा टारगेट में कॉपी कर दिया, रिटर्न कुछ नहीं करता, टारगेट में रिजल्ट पड़ा। तो रिटर्न टाइप क्या हो गया, वॉइड, नथिंग। नेम strcpy, आर्गुमेंट्स दो, पहला कैरेक्टर टाइप एरे, कॉमा दूसरा वो भी कैरेक्टर टाइप है। strlen की बात करते हैं, ये लेंथ है, ये लेंथ हमें रिटर्न करता है, तो इसका रिटर्न टाइप क्या होता है इंटीजर, क्योंकि हमें लेंथ रिटर्न करता है। और आर्गुमेंट क्या है, कैरेक्टर टाइप एरे, तो एरे आर्गुमेंट में लेता है और रिटर्न क्या देता है, इंटीजर देता है। सिमिलर strcmp, ये भी दो एरे आर्गुमेंट्स में लेता है और रिटर्न में क्या देता है, उनका डिफरेंस रिटर्न करता है, विच इज व्हाट एन इंटीजर। सो हर फंक्शन जो पहले से बने बनाए या आप जो अपना फंक्शन बनाओगे, तो आपको बनाते हुए भी ध्यान रखना है कि फंक्शन का प्रोटोटाइप आपको देना है। प्रोटोटाइप से ही पता लगता है कि जब आप उस फंक्शन को कॉल करोगे तो क्या रिटर्न में मिलेगा और क्या इनपुट में देना। जैसे अब strcpy को दो आर्गुमेंट एरे में चाहिए, अगर मैं एक पास कर दूं तो एरर देगा, अगर मैं कुछ भी पास ना करूं
तो भी एरर देगा, क्योंकि उससे 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए काम करने के लिए। अगर मैं 2 नहीं दूंगा तो कुछ काम नहीं करेगा। strlen का रिटर्न टाइप है, इसका मतलब strlen प्रिंट नहीं करेगा, वापसी में दे देगा लेंथ। अगर आप उसे कहीं स्टोर नहीं करवा रहे तो आपको लेंथ का पता ही नहीं लगेगा। हमने हर केस में किसी इंटीजर में स्टोर करवाया उसे, ताकि हमें पता हो कि लेंथ कहाँ पड़ी है, इस वेरिएबल में पड़ी। अगर हम कहीं स्टोर नहीं करवाएंगे तो लेंथ उसने कैलकुलेट तो करी थी बट आपको मिली नहीं। तो हमें हर फंक्शन बनाते हुए और जो बने बनाए ये चाहिए। अगर कोई मुझे कहता है कि यार एबीसी फंक्शन कॉल कर लो, तो आई विल से बताओ उसका प्रोटोटाइप क्या है, उसी के बेसिस पर हम उसे क्या कॉल कर पाए। अब नेक्स्ट हम यहाँ एक छोटा सा एक्सट्रिंसिक फंक्शन बना रहे हैं। अब बनाते हुए सबसे पहली चीज आती है कि एक फंक्शन हम कहाँ बनाएं। हम एक फंक्शन ऑलरेडी अपने प्रोग्राम में बनाते हैं कॉल्ड मेन। फंक्शन हम और कहाँ बनाएं, मेन से पहले या फिर मेन के बाद। बेसिकली मैं मेन से पहले या बाद में नहीं कहूंगा, आई विल से कि एक फंक्शन को कहाँ डिफाइन किया जाएगा स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू C++ बिफोर यूजेज। मतलब उसे जहां यूज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो जहां पर उसे, उससे पहले वो फंक्शन क्या है डिफाइन होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना strlen फंक्शन अगर आपने यूज करना है तो उससे पहले हेडर फाइल क्या करनी होनी चाहिए, इंक्लूड होनी चाहिए, ताकि उसी से पता लगेगा ना strlen है क्या। ऐसी जब आप एक फंक्शन खुद बना रहे हो और उसका यूज कहीं कर रहे हो, तो जिस स्टेटमेंट में यूज कर रहे हो उस फंक्शन से पहले वो प्रॉपरली क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। रूल ये क्या है, अगर आप उस फंक्शन को कॉल करने के बाद बनाते हो, सपोज मेन में मैंने एक फंक्शन कॉल किया, अब उसको बनाता कहाँ हूं मैं, मेन के बाद बनाता हूं। फंक्शन कहाँ बनेगा, मेन से पहले या बाद। पहले बनाओगे कोई इशू नहीं है, बट अगर किसी फंक्शन को उसके यूज करने के बाद बना रहे हो तो पहले उसकी क्या देनी पड़ेगी, डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। मतलब बताना पड़ेगा कि हम ऐसा फंक्शन एक आगे जाके बनाएंगे। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में हम यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ थोड़ा। तो इस एग्जांपल में मैं एक सिंपल सा एक फंक्शन बना रहा हूँ, बिफोर और आफ्टर दोनों दिखा। हमने एक सिंपल फंक्शन बनाना चाहते हैं, छोड़ दो इसको अभी। हम एक सिंपल फंक्शन बनाना चाहते हैं डिस्प्ले, जो क्या करे, एक मैसेज प्रिंट करे, कुछ भी एक मैसेज। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर इन फंक्शन कि भाई प्रोग्राम जब इसके अंदर आएगा तो प्रिंट कर देगा इन फंक्शन कि मैं फंक्शन के अंदर, खत्म। नाउ मुझे क्या करना है, इस फंक्शन के थ्रू एक मैसेज मॉनिटर पे प्रिंट करना। तो मुझे कुछ रिटर्न चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि फंक्शन का काम मॉनिटर पर एक मैसेज प्रिंट करना है, वो मुझे दिख ही जाएगा, तो मुझे आपसे रिटर्न नहीं चाहिए। सो रिटर्न टाइप क्या होगा, void। void मीन्स नथिंग। अगर आप कुछ नहीं लिखते या आप लिखते हो, जैसे अगर आपने लिखा रिटर्न टाइप इंटीजर, तो इसका मतलब है कि कंपाइलर आपके लिए इंटीजर टाइप का मेमोरी स्पेस अलग से एलोकेट करेगा, किसके लिए, रिटर्न के लिए। बट अगर आप रिटर्न नहीं कर रहे और रिटर्न टाइप उसका INT दे रहे हो, तो आप 2 बाइट अपने प्रोग्राम का क्या वेस्ट कर। इवन इफ अगर मैं अपने फंक्शन का रिटर्न टाइप void की जगह क्या कुछ भी नहीं लिखता, खाली छोड़ दी कि रिटर्न तो है नहीं तो मैं लिखता ही नहीं, तो अगर आप रिटर्न टाइप नहीं लिख रहे, बाय डिफॉल्ट इट इज कंसीडर्ड एज व्हाट, इंटीजर। इसका मतलब इस केस में भी आपके लिए 2 बाइट का स्पेस वो क्या करेगा, एलोकेट करेगा। इसीलिए अगर किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप नहीं है, वी प्रेफर आप क्या लिखो, void डिस्प्ले दो। मतलब जैसे इस केस में डिस्प्ले फंक्शन काम क्या है, एक फिक्स मैसेज प्रिंट करना, तो मैं उसे कुछ इनपुट नहीं दूंगा, तो मेरे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, मुझे उससे रिटर्न भी नहीं चाहिए, तो रिटर्न टाइप ही नहीं है। रिटर्न टाइप नहीं था तो मैंने क्या लिख दिया, void। void फंक्शन का नाम डिस्प्ले, ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट लिखने हैं, वो है नहीं, तो ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, तो मैंने ग्रुप क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अंदर स्टेटमेंट एक ही थी, सिंपल मैसेज प्रिंट करना था, तो मैंने प्रिंट कर दिया इन फंक्शन। अब इसके बाद मैं मेन बनाता हूँ। मेन में पहले एक मैसेज दिया इन मेन कि पहले तो ये प्रिंट आ जाएगा। अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं। किसी फंक्शन को कॉल करते हुए मुझे पता होना चाहिए उसका रिटर्न टाइप क्या है, उसके आर्ग्यूमेंट क्या है, ताकि जब मैं कॉल करूं उसको आर्ग्यूमेंट दे दूं और उसका रिटर्न कहीं स्टोर करवा लूं। फिलहाल इस फंक्शन का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो फंक्शन का नाम दिया, पैरामीटर कुछ है नहीं, आर्ग्यूमेंट कुछ है नहीं, ब्लैंक छोड़ के खत्म कर। उसके बाद दोबारा सी आउट, बैक इन मेन और आपका आउटपुट ये रहा। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। हमने अपने इस प्रोग्राम में 2 फंक्शन बनाए, अब तक हमने एक ही बनाया था मेन। अब इस फंक्शन में प्रोग्राम में 2 फंक्शन होंगे, मेन
और डिस्प्ले। जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो दोनों फंक्शंस कहां पर आएंगे, मेमोरी पर आएंगे, बट एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहां से होगी, मेन से होगी। तो मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, यानी मेरा मैसेज क्या आएगा सबसे पहला आउटपुट में, इन मेन, सी आउट इन मेन। तो मेरा आउटपुट क्या है, इन मेन। इस स्टेटमेंट के बाद आपने डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया हो तो प्रोग्राम यहीं से जंप करेगा और कहां जाएगा, डिस्प्ले फंक्शन पे चला जाएगा। वहां क्या हो रहा है, इन फंक्शन, सो वी गॉट अ मैसेज इन फंक्शन। फंक्शन खत्म, प्रोग्राम वापस वहीं से आ जाएगा जहां पर वो आया था, वहीं चला जाएगा। मतलब इस स्टेटमेंट को प्रिंट करने के बाद क्योंकि ब्लॉक खत्म हो गया तो प्रोग्राम वापस वहीं चला जाएगा जहां से वो आया था, मतलब यहाँ पर। यानी अगला स्टेटमेंट प्रिंट होगा बैक इन व्हाट मेन। तो आउटपुट क्या है, इन मेन, पहले वो मेन में था, इन फंक्शन, फिर वो फंक्शन में चला गया, फंक्शन खत्म होने के बाद वापस वो क्या आ गया, मेन में। अब ये फंक्शन हमने कहां बनाया, यूज करने से पहले बना। ये मेरा यूजेज है, डिस्प्ले फंक्शन को जहां मैं कॉल कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड यूजेज। और यूज करने से पहले मैंने उस फंक्शन को क्या किया, प्रॉपर्ली डिफाइन कर दिया, काम किया उससे। अब नेक्स्ट आते हैं, इसी फंक्शन को हम मेन के बाद बनाते हैं। सारा प्रोग्राम देखो सेम है, इंटीजर मेन, डेफिनेशन सेम है मेन की, हमने वॉइड डिस्प्ले फंक्शन के बाद बना दिया, मतलब मेन के बाद। अब यहाँ क्या हुआ, डिस्प्ले पहले कॉल हुआ, मतलब कॉल तो आप यहाँ पर कर रहे हो और यूज उसे बाद में कर रहे हो, मतलब डिफाइन कहाँ किया है, बाद में किया। तो ऐसे फंक्शंस पहले क्या होंगे, डिक्लेयर हो, डिक्लेरेशन में उनका प्रोटोटाइप बताया जाएगा, वॉइड डिस्प्ले एंड सेमीकोलन। डिक्लेरेशन में क्या आएगा, सेमीकोलन आएगा, जो ये बताएगा कि यहाँ एक फंक्शन डिक्लेयर हो रहा है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कंपाइलर को कि यहाँ डिस्प्ले नाम से एक फंक्शन बनेगा, आगे बनेगा क्या। इसीलिए अगर कहीं किसी ने कॉल कर रखा है पहले, अलाउ करो उसको, क्योंकि बाद में क्या है, हमने वो बना दिया। तो ये मेरा यूजेज हुआ, ये मेरी डेफिनेशन हुई, बट हर फंक्शन जो मैं यूज करने के बाद बना रहा हूँ वो यूज करने से पहले क्या होगा, डिक्लेयर होगा। ध्यान रखना है, मेन नहीं, यूज करने की बात होगी। अगर डिस्प्ले फंक्शन के अंदर कोई और फंक्शन यूज कर रहा होता तो वो फंक्शन डिस्प्ले से पहले होना चाहिए, चाहे आप मेन से पहले रख दो, वो एक अलग बात। तो फंक्शन यूज होने से पहले डिफाइन होना चाहिए, और अगर डिफाइन नहीं होना तो क्या होना चाहिए, डिक्लेयर होना चाहिए। आउटपुट अभी वही है, क्योंकि प्रोग्राम दो फंक्शंस मेमोरी पे डालेगा, मेन और डिस्प्ले। एग्जीक्यूशन स्टार्ट मेन से ही होगी, मेन ने तो यही करा ना, इन मेन, डिस्प्ले कॉल हुआ, इन फंक्शन एंड देन बैक इन व्हाट मेन। प्रोग्राम इसी तरह से जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में हमने जो फंक्शन बनाया ना तो उसका रिटर्न टाइप था और ना ही क्या थे, आर्ग्यूमेंट्स। इसलिए रिटर्न टाइप हमने वॉइड दिया और आर्ग्यूमेंट्स हमने एम्प्टी छोड़ा। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम आर्ग्यूमेंट भी ले रहे हैं और रिटर्न भी ले रहे हैं। हमारा वही प्रोग्राम सिंपल एडिशन ऑफ टू नंबर का। सो हमने एडिशन ऑफ टू नंबर का बनाया यहाँ पर प्रोग्राम, बिफोर और आफ्टर दोनों तरह से बना रहे हैं, पहले बना रहे हैं या बाद में बना रहे हैं। तो यहाँ हम एक फंक्शन बना रहे हैं सम का। तो पहले इस लॉजिक को अगर छोड़े, मेन वाले को, सॉरी सम वाले को, हमने इंटीजर टाइप मेन बनाया, 3 नंबर्स हमने इनपुट किए, डिफाइन किए, 2 नंबर्स को हमने इनपुट किया। अब हम चाहते हैं एक सम फंक्शन हो जिसको 2 नंबर दे, वो अपने आप उसका एडिशन क्या है, रिटर्न कर। अब इस केस में मैं कह रहा हूँ कि फंक्शन को मैं 2 नंबर दूंगा, वो उन्हीं 2 नंबर्स को ऐड करेगा और एडिशन प्रिंट नहीं, एडिशन रिटर्न देगा। चाहे मैं उसको चाहे प्रिंट ही करूं, बट एडिशन फंक्शन का काम होना चाहिए कि वो क्या करे, रिटर्न करे। सो अब मैंने क्या किया, एक फंक्शन जैसे हमने पहले डिस्प्ले किया था, हमने कहा सम फंक्शन को कॉल करें। हम एज्यूम कर रहे हैं कि सम फंक्शन 2 नंबर्स को ऐड करेगा, तो बराबर 2 आर्ग्यूमेंट हम उसे भेजेंगे। तो हमने अपने सम फंक्शन को 2 आर्ग्यूमेंट भेजे। हमें किन्हें ऐड करना था, ए और बी को। तो हमने अपने सम फंक्शन को 2 नंबर दे दिए, ए और बी। अब ये सम फंक्शन हम मान रहे हैं कि रिटर्न करेगा एडिशन, कि 2 नंबर्स का एडिशन हमें रिटर्न करेगा। तो रिटर्न हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। जैसे strlen में लेंथ हमें मिलती थी तो हम उसे अपने पास कहीं स्टोर करते थे। अब इस सम के केस में हम 2 नंबर अगर भेज रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें क्या मिलेगा, एडिशन मिलेगा।
तो एडिशन मिलेगा तो उसे कहीं स्टोर करवा लेते हैं, और क्योंकि वो एडिशन है वो मेरा रिजल्ट है, तो रिजल्ट मैंने सी में क्या स्टोर करवा दिया। कि सम फंक्शन को हमने कॉल किया, दो आर्ग्यूमेंट भेजे ए और बी, मैं चाहता हूं कि सम इन दो आर्ग्यूमेंट्स ए और बी को रिसीव करे, उनका एडिशन परफॉर्म करे, हमें वापस दे दे, ताकि वो वैल्यू किस में चली जाए, सी में चली जाए, और हम फाइनली सी को प्रिंट करें। तो इसके लिए हमने क्या बनाया, सम एक फंक्शन, हमारे पास ए और बी आ रहे हैं, मतलब दो इंटीजर टाइप नंबर्स आ रहे हैं तो हम उसे रिसीव करेंगे। तो हमने सम एक फंक्शन बनाया, दो नंबर्स आ रहे हैं तो दो इंटीजर टाइप के हमने अपने पास वेरिएबल ले लिए जिसमें हम रिसीव कर लेंगे, INT नंबर 1 कॉमा INT नंबर 2। सो नंबर 1 में क्या रिसीव हो गया, ए रिसीव हो गया, नंबर 2 में क्या रिसीव हो गया, बी रिसीव हो गया, तो हमारे दो नंबर्स हमारे पास रिसीव हो गए। सम फंक्शन दो नंबर्स को ऐड करेगा, इंटीजर के मान हमने, उनका एडिशन रिटर्न करेगा, रिटर्न भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा फिर। तो हमने इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या दिया, INT दे दिया। सो INT रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम सम, और दो इंटीजर टाइप के आर्गुमेंट से क्या है, रिसीव करेगा। यहाँ कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई कुछ भी रखो आप, हमने नंबर 1 नंबर 2 रखा है, ये वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं। अभी ए बी है, हो सकता है आगे जाके इसी प्रोग्राम में मैं सी और डी कर दूं या सी और ए कर दूं, कुछ भी हो सकती है, दैट कैन बी डिफरेंट। कॉल करते हुए वैल्यूज भेजनी है हमें, रिसीव हमें उसे नंबर 1 और नंबर 2 में करना। एडिशन का लॉजिक है, ऐड करो और एडिशन वापस भेजो। तो हमने सिंपल एक वेरिएबल लिया ऐड, ऐड में दोनों का एडिशन परफॉर्म किया। नाउ वी यूज अ स्टेटमेंट कॉल्ड रिटर्न, कि फंक्शन वापस जाए। पिछले प्रोग्राम में हमने रिटर्न नहीं लिखा डिस्प्ले फंक्शन में, वापस तब भी चला गया था, वो वापस एम्प्टी हैंडेड था। इस केस में हम चाहते हैं कि प्रोग्राम वापस जाए, बट विद द वैल्यू ऑफ व्हाट, ऐड, एडिशन की वैल्यू क्या है, वापस जानी चाहिए। तो हमने इंटीजर टाइप का सम बनाया, दो आर्ग्यूमेंट रिसीव करने वाला, उसमें हमने दो नंबर्स को ऐड किया, और फाइनली रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू हमने वो नंबर एडिशन रिटर्न करवाया। ये रिटर्न स्टेटमेंट कहाँ चली जाएगी, जहां आपने कॉल किया हो, यानी इस C इक्वल्स की जगह पर, C इक्वल्स सम ए बी की जगह पर क्या आ जाएगा, ऐड आ जाएगा। तो आपने अगर 3 और 5 भेजा, 3 और 5 नंबर 1 और नंबर 2 में गए, उनका एडिशन ऐड में आया, रिटर्न क्या हो गया, ऐड हो गया, एडिशन रिटर्न हो गया। ये 8 जो एडिशन था ये किसके पास चला गया, हमारे पास C में चला गया, तो इस जगह पर आया 8, तो C इक्वल्स टू क्या बन गया, 8, और रिजल्ट प्रिंट हो गया। ये हमने पहले बना। अगर इसी फंक्शन को बाद में बनाते हो तो कोई खास चेंज नहीं है, मेन एज इट इज है। फंक्शन जो ऊपर बनाया था वो हमने नीचे लिख दिया, फर्क सिर्फ इतना है, हर वो फंक्शन जो पहले कॉल हो रहा है और बाद में क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है, वो पहले क्या होगा, डिक्लेयर होगा। और डिक्लेरेशन में मुझे सिर्फ प्रोटोटाइप लिखना है, रिटर्न टाइप इंटीजर, सम, दो इंटीजर टाइप आर्ग्यूमेंट। आप NO1 और NO2 को स्किप भी कर सकते हो, मतलब मैं इसकी जगह पर यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ INT कॉमा INT। तो मुझे सिर्फ उनका प्रोटोटाइप देना है, सिग्नेचर बताना है कि इंटीजर रिटर्न टाइप का एक सम फंक्शन है जो दो इंटीजर टाइप आर्ग्यूमेंट्स क्या है, रिसीव करे, दैट्स इट। तो हर वो फंक्शन जो बाद में डिफाइन होगा वो पहले क्या होगा, डिक्लेयर होगा। डिक्लेरेशन में सिर्फ क्या आना है, प्रोटोटाइप आना। तो ये डिक्लेरेशन, ये यूजेज हमारा, और ये हमारी क्या थी, डेफिनेशन। तो पिछले प्रोग्राम में हमने जो बताया उसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि एक फंक्शन बना है जिसमें सम, दो आर्ग्यूमेंट्स है, नंबर 1 एंड नंबर 2, दोनों का टाइप INT है, टाइप INT दोनों का था लेकिन अलग अलग लिखना है। सो INT NO1 कॉमा INT NO2, और काम एडिशन, और फाइनली रिटर्न द रिजल्ट। हमें ध्यान रखना है जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे, एग्जैक्टली इस फंक्शन को दो वैल्यूज देनी है, दो आर्ग्यूमेंट्स देने। एक दूंगा तो भी वो एरर देगा, 3 दूंगा तो भी वो एरर देगा, और इस फंक्शन का एक रिटर्न टाइप है। तो जब कॉल कर रहे हैं तो उस एक रिजल्ट को कहीं ना कहीं अपने पास क्या है, स्टोर भी करवा। तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि फंक्शन को कॉल करते हुए सिग्नेचर पता होगा तो आपको पता है कॉल कैसे करना। तो हमने अभी तक हमने दो प्रोग्राम, दो तरह के फंक्शंस बनाए। एक फंक्शन डिस्प्ले था, बिना आर्ग्यूमेंट्स था, और एक फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट वाला था। तो वी कॉल दिस एज फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, एंड दिस इज व्हाट पैरामीटराइज्ड फंक्शन, a function with what parameters। क्लियर हुआ यहां तक? यस सर। कुछ डाउट अब तक इसमें? नो सर।
sir.